Assalamu alaikum to everyone. This is me Hamza Kiani. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is introduction to forex trading. आज हम इस वीडियो में समझेंगे फ्रॉम बेसिक फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम ज़ीरो के फॉरेक्स क्या चीज़ है, ट्रेडिंग क्या चीज़ है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि वर्ड फॉरेक्स का क्या मतलब है। मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड साथ में अपनी रिटर्न में भी नॉलेज रख ली है, अपनी जो फाइल बना ली ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जा सके। फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो करेंसीज की ख़रीदो फरोख्त हम जो करते हैं ना, उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग से मुराद आपको पता है कि तिजारत की है, ठीक हो गया। और जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग की जाती है, जो जो पैसे में तिजारत की जाती है, उसको फॉरेक्स की जो ट्रेड की जाती है उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अच्छा, फॉरेक्स से मुराद ये है, जैसे लेट सपोज हम फॉरेन एक्सचेंज को देखते हैं। लेट सपोज हम एक करेंसी दे के जो दूसरी करेंसी खरीदते हैं और उसमें जो तिजारत करते हैं उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। द वर्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग उसका मतलब ये है। अच्छा, हम पर देख लेते हैं फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज़ अ ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड इट ऑप। अच्छा, ये मतलब करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो हमारे पास अभी चल रही है, जो वर्ल्ड वाइड चलती है, इट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक। अब यहाँ पे मार्केट फॉरेक्स मार्केट की हो रही है, ठीक हो गया, फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं हो रही। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज था वो तो होता ही है, लेकिन जो वर्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग का था वो उसकी जो बेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये फॉरेक्स मार्केट की बात हो रही है। इट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक एंड इट्स द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, with a daily trading volume exceeding $7.5 trillion as of 2024। तो जो डेज का डेली का कैप है सिर्फ एक दिन का, वो है $7.5 ट्रिलियन। एज यू कैन से इट्स अ ह्यूज नंबर। 1000 बिलियंस जब होते हैं तो वो 1 ट्रिलियन बनता है, ठीक हो गया। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आपको बात समझ में आ गई कि जो करेंसी की तिजारत की जाती है, जो दूसरी एक करेंसी लेके दूसरी ख़रीदी जाती है, एक बेची जाती है, तो हम इसको नीचे ये भी देखें। ट्रेडर्स स्पेकुलेट ऑन करेंसीज प्राइजेस मूवमेंट बाय एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर। द गोल इज़ टू प्रॉफिट फ्रॉम चेंजिंग इन एक्सचेंज रेट्स। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे लेट सपोज हमारे यहाँ डॉलर्स ख़रीद के रख लेते हैं, क्यों महंगा होगा तो बेच देंगे। तो इस तरीके की, जैसे एक करेंसी बेच के आप तिजारत दूसरी करेंसी में करते हैं, तो आप डॉलर्स बेच के पी के यार ज़्यादा आ जाता है। में जब डॉलर महंगा होता है तो जो इस पर ट्रेड होती है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाती है। फिर आपको पता है विद द टाइम जिद्दत आती गई फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ हमने समझा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ओके, व्हाट इज़ फॉरेक्स। अच्छा, अभी मैं तीनों चीज़ें आपको एक साथ कवर कराऊंगा। व्हाट इज़ फॉरेक्स, आपको वो तो समझ में आ गई फॉरेक्स क्या चीज़ है। इम्पोर्टेंस एंड स्केल ऑफ द फॉरेक्स मार्केट एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। ओके, ठीक हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेज अ क्रूशल रोल इन ए ग्लोबल इकोनॉमी। एज यू कैन सी फॉरेक्स मार्केट हैव अ वेरी गुड वॉल्यूम, बहुत अच्छे अमाउंट में डेली में ट्रेडिंग होती है, $7.6 ट्रिलियन। सो जाहिर सी बात है, इकॉनमी इतनी तो काफ़ी मुल्कों के जीडीपी नहीं है जितनी इसकी एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। सिर्फ एक दिन का, जो उनकी महीनों से सालाना भी नहीं होगी, इतना सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट में लोग काम क्यों करते हैं। लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। द मोस्ट लिक्विड मार्केट मीनिंग यू कैन एंटर एंड एग्जिट ट्रेड्स इजीली। अच्छा, लिक्विडिटी या लिक्विड को ट्रेडिंग में क्या कहा जाता है, इसको इसलिए टर्म यूज़ किया जाए। लिक्विडिटी से मुराद होता है पैसा, सही। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस मार्केट में। अच्छा, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास फॉरेक्स मार्केट भी आ जाती है। उसके बाद जो आजकल ज़बान ज़द आम है, जिसको हम ज़्यादा सुनने में आता है, हमें क्रिप्टो मार्केट भी मिल जाती है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट इस अभी रिसेंटली 2009 में आइडेंटिफाई हुई है, ईजाद हुई है। उसके बाद स्टॉक मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स और पुरानी है, ठीक है। तो हम उस पर आगे जाके बात करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में, तो इसीलिए द मोस्ट लिक्विड मार्केट है। मतलब इसमें पैसा बहुत है, लिक्विड पैसे को कहा जाता है लिक्विडिटी। मीनिंग यू कैन एंटर एंड ट्रेड एग्जिट ईजिली। अच्छा, अब इसमें क्या वजूहत, क्या इंटर एंड एग्जिट क्यों कह रहा है, क्योंकि जब आपको पता है कि मार्केट में पैसा बहुत होता है तो एक छोटा सा चंक लेना एक ट्रेडर के लिए बड़ी बात नहीं होती।
थोड़े से पैसे कमा लेना या अच्छे पैसे कमा लेना। ज़ाहिर सी बात है कि $7.6 ट्रिलियन हम पूरा तो लेके नहीं जा सकते, तो अपना एक लिमिटेड जो गोल है वो उसको हम लेके इजीली मार्केट से बाहर जा सकते हैं। ओपन 24/5, अच्छा 24 घंटे और 5 दिन खुली रहती है मार्केट। मेक इट इन एक्सेसिबल फॉर ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ट्रेडर्स इस पर काम कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेडर, कहीं भी कोई भी किसी मुल्क में ट्रेड बंदा कर सकता है किसी भी स्टॉक को, ठीक है। कंपनीज यूज़ फॉरेक्स टू एक्सचेंज करेंसीज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ट्रेडर का, ठीक है। फॉरेक्स इज यूज फॉर हेजिंग अगेंस्ट द करेंसी, ठीक है। बेसिक में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेंट्रल बैंक्स भी यूज़ करते हैं फॉरेक्स मार्केट को, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कंसेप्ट है, तो इसको हम लोग फॉर द इन द लर्निंग प्रोसेस इसको हम स्किप करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, अच्छा एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करने की वजह और भी बनी जाती है कि फॉरेक्स मार्केट इज़ वर्किंग फ्रॉम 1800 सेंचुरी टिल 2025, अभी तक काम कर रही है, ठीक हो गया। एंड सो ऑन, आगे भी करती रहेगी इंशाल्लाह। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर सेंचुरीज। तो जो इतना पुरानी मार्केट काम कर रही, तो आपको पता है कि जो चीज़ जितनी पुरानी होती है फाइनेंशियल मार्केट में, उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से फॉरेक्स मार्केट की बहुत वैल्यू है। अच्छा, करेंसीज वर बैक्ड बाय गोल्ड टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। अब आपको पता है इस जुमले का मैं आपको मतलब बता दूं कि जो करेंसी है, जो आपके एजुकेशन और इल्म में भी इजाफा होगा, आपको पता भी होगा शायद, जिसको ना पता वो पता अब हो जाएगा कि जो हमारे नोट होता है इसके पीछे सोने से बैक किया जाता है। अगर आप PKR पाकिस्तानी नोट पे देखेंगे तो आप उस पर कहा जाता है कि मुतालबे पे हाजा को अदा किया जाएगा, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है ना, कि जो बंदा अगर ये पैसे दे के सोना मांगेगा तो उसको सोना दिया जाएगा। मतलब असल में होता ये कि गोल्ड बैक्ड करेंसीज होती हैं, ठीक है। तो जो भी फॉरेक्स मार्केट में काम करेंसीज हैं ना, वो गोल्ड बैक्ड है। लेट्स सपोज USD, यूरो, CHF, पाउंड, तो इनके पीछे ज़ाहिर सी बात है कंट्रीज़ का गोल्ड है। इसके अपोजिट हमारे पास क्रिप्टो में जो है वो डिजिटल एसेट्स हैं, उनके पीछे गोल्ड बैक नहीं है, ठीक है। और गोल्ड भी फॉरेक्स में आ जाता है, और हम जो काम करते हैं मेनली वो गोल्ड पे करते हैं, ठीक हो गया। तो गोल्ड क्योंकि खुद एक प्रेशियस मेटल है, एक ज़माने से चलता हुआ रहा है, उसकी तो क्रेडिबिलिटी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद करेंसीज़ को बैक्ड कर रहा है। तो एक सिस्टम बना दिया गया। अच्छा, लेटर ऑन हम पीछे चले जाते हैं, तो पहले ऐसा हुआ करता था कि करेंसीज़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ करते थे, फिर गोल्ड को करेंसी से रिप्लेस करके उसके पीछे सोना रखवा दिया गया जो बैंक्स में होता है। तो इससे मुल्क की करेंसीज़ की पावर चलती है। आगे चले जाते हैं। ओ माय गॉड, ओके ओके, ठीक हो गया। इसमें ये है कि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। अगर पता है तो गुड, नहीं पता तो बेहतरीन है। अच्छा, आगे क्या आ जाता है हमारे पास, मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट। अच्छा जी, फिर हमारे पास चलती रही मार्केट 1800 सेंचुरी से, फिर हमारे पास स्टॉक मार्केट्स आ जाती हैं। अच्छा, जिसमें आपने वो स्कैम 1992 का देखा होगा, हर्षद मेहता का सीज़न था, इस तरीके से आगे आगे चीज़ें चलती रहीं, ठीक है। पहले पर्चियों पर ट्रेड हुआ करती थी, फिर कंप्यूटर्स आ गए। आज हमारे पास डिजिटल दौर में मेटा ट्रेडर 4-5 की एप्लीकेशन 2006-7-8 में ईजाद हो गई, तो उसके बाद से हमारी ट्रेडिंग हमारी ईज़िली मोबाइल्स पे आ चुकी है। तो इतनी बड़ी मोबाइल के जो हमारी सीरीज़ हो के आते आते जो है, कहाँ हमारी चिट्स पर ट्रेडिंग हुआ करती थी, ब्रोकरेज हाउस हुआ करते थे। मुझे याद है कि मैं बचपन में जाया करता था ब्रोकरेज हाउस में। हम एक समझे, अगर आपने ट्रेड लेनी है स्टॉक मार्केट में, तो फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर कि हमें फिर वहाँ जाके ट्रेड लेनी पड़ती थी जो ब्रोकर एग्जीक्यूट करता था। आज ब्रोकर भी ऑनलाइन अवेलेबल है और मोबाइल्स पे वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो जाती है। अच्छा, मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट करेंसी स्टार्टेड फ्लोटिंग फ्रीली बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। 90s एंड अर्ली 2000 रिटेलर हमें कहा जाता है, रिटेल फॉरेक्स ने बिकम एक्सेसिबल ड्यू टू द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड ऑनलाइन ब्रोकर्स। जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि इंटरनेट जब ओपन हो गया तो फिर लोगों को स्टॉक मार्केट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग कोई भी एक ट्रेडिंग हब पे चले जाते थे और वहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते थे। टुडे फॉरेक्स इज डोमिनेटेड बाय हेज फंड, रिटेल ट्रेड। अच्छा, टुडे फॉरेक्स इज डोमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, बड़े बड़े ये इदारे होते हैं। और रिटेल ट्रेडर जो है वो ट्रेडर है जो सिंगली ट्रेड कर रहा होता है, जस्ट लाइक मी एंड यू। अच्छा, ओके, की फॉरेक्स इज द की टेक अवेज। फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केटिंग ऑपरेटिंग 24/5, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इज ट्रेड फॉर इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एसेंशियल फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है दुनिया की हर चीज़
फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, ठीक है। तो कोई ऐसा शेयर नहीं हो सकता जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट या फॉरेक्स मार्केट पे करेंसी लिस्ट ना हो, जो चल रही है दुनिया में। इट इवॉल्व फ्रॉम गोल्ड बैक करेंसीज टू टुडे फ्री फ्लोटिंग सिस्टम। गोल्ड बैक करेंसीज जो मैंने आपको समझाया, विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉरेक्स इज नाउ एक्सेसिबल टू ट्रेडर्स लाइक यू, ठीक है। वही मोबाइल है आज हमारे पास, हम इजीली ट्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास व्हाट इज़ फॉरेक्स, इंपॉर्टेंस एंड स्केल ऑफ द फॉरेक्स मार्केट एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स मार्केट हमने समझ ली है। ओके, अब हम देख लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रेडिंग का क्या रुझान है, स्कोप ऑफ फॉरेन। अच्छा, सबसे बड़ी हमारे पास आपको पता है कि क्या बेनिफिट है, अर्निंग इन डॉलर्स। और जो मैंने ये काम शुरू किया था वो भी इसीलिए ही किया था कि लेट सपोज के एक नॉर्मल बंदा अपने हाउस होल्ड में कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो दे सके, उसको बेनिफिट कर सके। इफ़ यू हैव अ सैलरी ऑफ 50,000, तो अगर आप इजीली 50,000 इससे अगर आप $10 भी रोज़ कमाते हैं तो इजीली कमा सकते हैं। और $10 रोज़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने इतनी बेसिक से ट्रेडिंग शुरू की थी। और जिसके पास लग्जरीज़ हैं, अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा है, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है हर किसी का रास्ता चेंज है। मार्केट सेम है, जिसने थोड़ा कमाना है थोड़ा कमा ले, ज़्यादा कमाना है ज़्यादा कमा ले। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फॉरेक्स मार्केट के इसमें हर तरीके का बंदा काम कर सकता है। सेकंड थिंग इज दैट रिलायबिलिटी ऑफ फॉरेक्स मार्केट एज कम्पेयर टू अदर मार्केट। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि सबसे पुरानी और सबसे हाई वॉल्यूम मार्केट है, ठीक है। इजी ब्रोकरेज एंड पे आउट, हम जिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। और ब्रोकरेज भी इजी है, आप कहीं से भी पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्रीडम ऑफ वर्क 24/7 आपके पास आपका लैपटॉप एंड मौजूद होना चाहिए, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। ईजी एक्सेस, कहीं से भी आपको एक्सेस, जस्ट इंटरनेट एंड मोबाइल चाहिए होता है। ठीक हो गया। ओके, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूरी समझाना आगे में इसके अलावा भी हैं। अच्छा, मैंने इसके लिए आपको बताया था। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कि हमारे पास जो है वो क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से काम करती है, फॉरेक्स मार्केट किस तरीके से काम करती है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देख लेते हैं हम इनमें क्या फ़र्क है। मार्केट साइज, फॉरेक्स हैज अ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर $6.7 trillion, as I told you, while the crypto market trades around only 100 billion डेली, ठीक है। तो आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं कि जो अगर ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो क्रिप्टो से 700 गुना बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो 700 या 70 कर लें, चले, जितने 70 गुना बड़ी मार्केट है 100 बिलियन को मिलाया तो जाहिर सी बात है बड़े एसेट्स हैं। इवन के एक पेयर है यूरो USD के नाम से, ये यूरो USD, इसका जो डेली वॉल्यूम है ना, डेली वॉल्यूम इसमें 23 से 24 दफ़ा पूरी जो है वो हमारे पास जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट पूरी आ सकती है। तो एज यू कैन से क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट हैव अ वेरी गुड वॉल्यूम। अच्छा, ट्रेडिंग आवर्स फॉरेक्स ऑपरेट्स 24/5 मतलब 24 घंटे 5 दिन चलती है, वीकेंड्स पे क्लोज रहती है। वेयर एज क्रिप्टो रन्स 24/7 विदाउट एनी ब्रेक्स। क्रिप्टो 24 घंटे काम करती है 7 दिन, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अपने रूल्स हैं, तो वो जुम्मे को बंद हो जाती है और पीर को दोबारा ऑन हो जाती है। Assets traded forex involve fiat currencies like USD, Euro, GBP, while crypto deals with digital assets like Bitcoin and Ethereum. जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है वो USD, यूरो मतलब सारी करेंसीज एंड हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, ऑयल सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो में भी BTC की क्रेडिबिलिटी काफ़ी बन चुकी है, लेकिन स्टिल क्रिप्टो इस क्रिप्टो अभी बहुत पीछे है। लेकिन एक ये है कि जदीद दौर में अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो सब अडॉप्ट करें, लेकिन स्टिल क्रिप्टो मार्केट इज़ अ रिस्की मार्केट। वॉलेटिलिटी, फॉरेक्स हैज़ मॉडरेटेड volatility influenced by economic events, whereas crypto is highly volatile due to the speculation and news. अच्छा, फॉरेक्स में क्या होता है कि फॉरेक्स बड़ी स्टेबल मार्केट है, इसको कोई आराम से हिला नहीं सकता, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट्स, लेट्स सपोज ट्रम्प सदर बन गया, कोई वॉर हो गई, तो इस तरीके से भी मार्केट वॉलेटाइल करती है, अदरवाइज मार्केट स्टेबल चलती है। लेकिन क्रिप्टो में जो है वो बहुत हाईली वॉलेटाइल है। जैसे कि BTC को आपको पता होगा 1 लाख से गिरा तो वो 70,000 पे चला गया। ऐसे मिसाल दी जाती है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी ट्रेडर दर बदर। तो फिर वो नया ट्रेडर जो होता है वो बड़ा मार खाता है। क्रिप्टो में जाके अक्सर ट्रेडर्स ने लॉस किया, 95% ट्रेडर्स ने लॉस किए।
उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, फॉरेक्स की तरफ आ जाते हैं, या उनको काफ़ी टाइम देना पड़ता है रादर देन कि फॉरेक्स मार्केट इज़ स्टेबल मार्केट टू वर्क, तो इसमें बंदा इजीली काम कर लेता है। तो वॉलेटिलिटी ये होती है। वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ी से चढ़ाव और गिराव को कहते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट। लिक्विडिटी, फॉरेक्स इज़ हाईली लिक्विड ensuring smooth trade execution while crypto has lower liquidity which can lead to price slippage। लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था, पैसे और वॉल्यूम को कहा जाता है, पैसे का फरावानी फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्रेड्स वगैरह इजीली स्मूथ एग्जीक्यूशन उनकी हो जाती है। क्रिप्टो में जो पैसा कम है, $100 बिलियन की मार्केट है, तो इस वजह से उसको जो है वो उसमें स्लिपेजेस एंड ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉरेक्स मार्केट। Regulation, Forex is heavily regulated by central banks and financial authorities, while crypto is partially regulated with some platforms operating without oversight। अब इसकी मिसाल ऐसी होती है कि एक फॉरेक्स ब्रोकर को, जैसे एक ब्रोकर को लेने के लिए थाउजेंड्स ऑफ जगह जो है वो अपनी लाइसेंसिंग करवानी पड़ती है, उसके बाद पीछे सिक्योरिटी पे पैसा रखवाना पड़ता है, बड़ी ब्रोकर को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और पीछे उसकी बड़ी लिक्विडिटी एलपी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है उसके पीछे बैक पे बैठा होता है। रादर देन कि हमारे पास जैसे इस तरीके से आपको क्रिप्टो में हमारे पास जो है वो, अब तो खैर ब्रोकर्स में भी देना शुरू कर दिया है BTC और वगैरह, लेकिन जो इनकी अपनी है, अपने जो रेगुलेशन प्लेटफॉर्म है, लेट सपोज हमारा बैलेंस आ जाता है, बिटगेट आ जाता है, तो वो सिर्फ 1-2 प्लेटफॉर्म्स ही हैं ज़्यादा जो इसको ऑन ज़्यादातर करके चला रहे हैं ना। तो उसमें हमें देखने को ये मिलता है कि इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उसको, उसमें स्लिप बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हैं, फ्लॉज हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉरेक्स मार्केट। ओनरशिप इन फॉरेक्स, अच्छा ये इसमें बता रहे हैं कि इसमें आप स्पॉट और फ्यूचर्स पे दिखाते हैं। फॉरेक्स मार्केट पे कि हम फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक हो गया। क्रिप्टो में आप लॉन्ग टर्म स्पॉट पे भी ट्रेड लेके रख सकते हैं अपने पास, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट कम होता है, फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ गए हमारे पास। फॉरेक्स इज डोमिनेटेड बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, रिटेल, वेयर क्रिप्टो इज मेरा, अच्छा ठीक हो गया। रिस्क लेवल, फॉरेक्स इज जनरली लोअर रिस्क कंपेयर टू क्रिप्टो। अच्छा, जो चीज़ ज़रूरी नहीं होगी ना आपको बताने के लिए वो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि वो आगे जाके आप इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे मुझे सीख लेंगे। जो बेसिक है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉरेक्स इज जनरली लोअर रिस्क टू क्रिप्टो विच हैज़ हायर रिस्क। अच्छा, क्रिप्टो विच हैज़ हायर रिस्क ड्यू टू एक्सट्रीम प्राइसिंग। देखें, जो मैं आपको बात बता रहा था कि फॉरेक्स में रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो। इन्फ्लुइंग फैक्टर, अच्छा विच वन इज़ बेटर फॉर यू, हम इस पे आ जाते हैं। फॉरेक्स, इफ़ यू प्रेफर स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड फंडामेंटल एनालिसिस तो क्रिप्टो बेस्ट है। इफ़ यू लाइक हाई रिवॉर्ड 24/7 ट्रेडिंग एंड डिसेंट्रलाइज एसेट्स तो BTC अच्छा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, क्रिप्टो करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद लॉन्च ऑफ BTC। ये क्योंकि बिल्कुल नई मार्केट है, 2009 में बनी है, ये किसी अन्य ये इसने बनाई सातोशी नाकामोटो ने बनाई थी, ठीक है, जिसमें BTC सबसे पहले ऐड हुआ था, फिर एकदम से वो अर्श पे चला गया, इस वजह से इसकी एक बूम क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे जो है वो एक चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ड्रॉ नोट, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है, इस पूरी फॉरेक्स मार्केट को एक चीज़ डोमिनेट करती है और उसका नाम है USD, डॉलर, ठीक है जी। सॉरी फॉर द राइटिंग, क्योंकि आई एम यूजिंग फिंगर फॉर द राइटिंग, ठीक है जी। डॉलर जो है पूरी इसको डोमिनेट करता है मार्केट को। जब भी मैं एक तराजू की मिसाल हमेशा यूज़ करता हूँ इसके लिए, कि जब भी हमारा डॉलर, ठीक है, नीचे जाएगा फॉरेक्स मार्केट में, तो पूरी फॉरेक्स मार्केट जो है वो ऊपर जा रही होगी, ठीक है। और जब भी डॉलर ऊपर जाएगा तो हमारी पूरी अदर जो करेंसीज हैं वो नीचे आ रही होंगी। अदर करेंसी में हमारे पास यूरो भी है, ठीक है, और उसके बाद GBP है, ठीक है, और JPY है, जापानीज़ येन है, ये पाउंड है, ये येन है, ठीक है, ये CHF है, स्विस फ्रैंक इसको कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है फिर गोल्ड भी आ जाता है, ठीक है। गोल्ड को हम डोमिनेट करते हैं XAU से,
ठीक हो गया। अब एक बात हमें देखने की ये ज़रूरत है कि फॉरेक्स मार्केट में ना कभी भी करेंसीज अकेले नहीं चलती, मिल के चलती है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं ना, तो गोल्ड हमारा चलता है XAU, पूरा जो नाम है उसका वो है USD। अच्छा, ये वही गोल्ड है जो हमारे और आपके गली मोहल्लों शॉप्स पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये वही गोल्ड है जो हमारे पास गली मोहल्लों शॉप्स पे इजीली, मतलब जो भी शॉप्स होती हैं तो हमें ये अवेलेबल होता है XAU। ठीक है, जैसे कि अभी आजकल प्राइस चल रही है हमारे पास 3000 पे चल रही है, और तकरीबन 3 लाख पे इसका हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में आफ्टर कन्वर्जन ऑफ डॉलर रेट चल रहा है। ठीक है, अभी जो XAU USD है ना, ये जो प्राइस है असल में ये इसकी प्राइस है गोल्ड की। ठीक है, XAU की जो स्लैश है ना, ये इसको कहा जाता है वर्सेस, मतलब ये अगेंस्ट खड़ा हुआ डॉलर के। ठीक है, जब भी डॉलर नीचे जाएगा ना तो गोल्ड की प्राइस हमेशा ऊपर जाएगी। अब इसकी क्या वजह है ये हम सेफ हेवन में जाके समझेंगे। फिलहाल ये आप ये समझ लें कि ये काम किस तरीके से करता है। लेट सपोज हम इसको दोबारा ऐसे देख लेते हैं, ये हमारा आ गया गोल्ड, ओ सॉरी हाँ गोल्ड, और ये आ गया डॉलर। अब ये जो अपोजिट बीच में वर्सेस खड़ा हुआ ये तराजू है, जो पेयर का नाम हमारे पास आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये पेयर का नाम जो था वो इस तरीके से होता है, ये रहा गोल्ड XAU/USD। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जब भी डॉलर नीचे जाएगा ना तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये अगेंस्ट खड़े हुए एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन डॉलर, आपको मैंने जैसे बताया था कि डॉलर इज़ सुपर पावर। ठीक है, एज यू नो अमेरिका इज सुपर पावर। तो ये है कि जब भी डॉलर ऊपर नीचे जाएगा तो लोग इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या दूसरी करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब भी डॉलर ऊपर जा रहा होगा ना तो फिर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में से निकाल के शिफ्ट कर देंगे डॉलर में। ठीक है, तो फिर गोल्ड ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब इस पर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि व्हाट इज़ सेफ हेवन, ताकि आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाए। In trading, safe haven are assets that investors flock to during the times of uncertainty. अच्छा, economic downturns or geopolitical instability. These assets are considered stable and tend to retain or increase in value when riskier assets like stocks or currencies decline. Riskier assets. अच्छा, सेफ हेवन वो होता है, सेफ हेवन से मुराद ये होता है, सेफ और हेवन आपको वर्ड में पता चल रहा होगा, जो सेफ इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, देखें, इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा किसी खतरे वाली जगह पे लगाना नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि मेरा पैसा हमेशा सेफ रहे। ठीक हो गया, तो आपको पता है जैसे पाकिस्तानी मार्केट में भी एक आप लोगों ने अपने घरों पे एक मिसाल शुरू होगी, तो सोना ख़रीदो। भाई सोना ख़रीद के रखो घर पे, क्यों रखो? एक सेकंड सोचें भाई क्यों रखते हैं, क्या हमारे घर मिसाल यूज हो जाती है? सबसे पहले मिसाल होती है बुरे वक्त में काम आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक सेफ गारंटी लेता है उस चीज़ की। जैसे कि आपको पता है जब से दुनिया बनी है सोने का ख़रीदो फरोख्त के लिए तो इस्तेमाल हो ही रहा है। ठीक है, और सोना महंगा ही हुआ है, जो जितना पुराना होता है और वक्त के साथ साथ महंगा हुआ है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। सही, बना के रखो। हमारे यहाँ सोना शादियों में यूज़ होता है, उसके अलावा परचेजिंग पावर के लिए यूज़ होता है, कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, तो इसलिए सोने की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इसमें हम आगे कॉमन सेफ हेवन एसेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया था गोल्ड XAU/USD, द मोस्ट वेल नोन सेफ हेवन, सबसे मोस्ट नोन है। इट होल्ड्स वैल्यू ओवर द टाइम, इज़ यूज्ड एज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ज़ाहिर सी बात है, सोने में आपको पता है ना, अब जैसे हालात ख़राब हो गए हमारे, जैसे किसी के भी घर पे कोई मसला हो सोना भेज देता है, तो इस तरीके से ये एक बुरे वक्त का साथी बन चुका है। और कंट्रीज़ पर ज़ाहिर सी बात है गोल्ड की वो जितने बड़े लेवल पे जाता जाता उतना उसका काम बढ़ता जाता है। ये मैं आपको बड़ी एक छोटी मिसाल दे रहा था। CHF स्विस फ्रैंक, ये दूसरी हमारा सेफ हेवन आ जाता है। द स्विस इकॉनमी इज स्टेबल एंड CHF इज ऑफन सॉट ड्यूरिंग द ग्लोबल स्टेबिलिटी। अब आपको पता है ना स्विस बैंकों में पैसा रखा हुआ है, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी। तो इसलिए स्विस इकॉनमी जो है वो स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है तो वो उस तरीके से अच्छा काम कर रही है। तो जो इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया की वो ये स्विस में लोग करते हैं, तो उनके बैंकों में पैसा रखते हैं, तो उससे उनकी इकनॉमी मजबूत होती है। तो इस वजह से वो दूसरा एक सेफ हेवन के तौर पे यूज़ होने लग जाता है।
JPY जापानीज येन, जापान एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, ठीक है। जैसे कि आफ्टर न्यूक्लियर मिसाइल वो कंट्री ने फिर अपने आप को खड़ा कर लिया, तो आप इसकी एक देख सकते हैं कि कितनी स्टेबल कंट्री था। JPY strengthens in risk of scenarios during scenarios due to the Japan strong economic policies and low debt reliance on foreign investors। वही आपको मैंने बताया कि इसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, लो डेप्थ रिलायंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब भी किसी कंट्री में आती है और उसकी खुद भी GDP मजबूत हो तो उसके पैसे की वैल्यू होती है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास आया था द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग, US डॉलर। डिस्पाइट मार्केट फ्लक्चुएशंस, अभी आप देख रहे हैं कि हालांकि मार्केट फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि आपको पता है कि US की वॉर्स में भी इंडक्शन रहती है, उसके अलावा भी हॉट टॉपिक्स दुनिया में उसके पार्टिसिपेशन रहती है। तो डिस्पाइट मार्केट फ्लक्चुएशंस द USD रिमेन्स अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी एंड अ सेफ बेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल अनसर्टनिटी। कि दुनिया में कुछ भी उतार चढ़ाव हो जाए लेकिन डॉलर है, डॉलर अपनी जगह खड़ा रहता है। अच्छा, ट्रेजरी बॉन्ड्स आ जाते हैं, सिल्वर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे आपको पता है सोना यूज़ होता है तो हमारे पास सिल्वर भी X से G के सिंबल से यूज़ होता है। सोना हमारे पास X से U के सिंबल से यूज़ होता है, एंड ये जो कहलाता है इसको सिंबल कहते हैं, ठीक हो गया, X से U, X से G। तो जो सिल्वर है हमारे पास X से G/USD, तो ये भी सिमिलर टू गोल्ड बट मोर वॉलेटाइल। सिल्वर कैन एसेट अ सेफ हेवन इन सर्टेन सिचुएशन। सिल्वर भी हमारे पास सेफ हेवन के तौर पे यूज़ होता है। ओके, when do traders use safe havens? Investors shift to gold, USD और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इन्वेस्टर जो है फ़ौरन से इधर आ जाता है। मैं आपको आगे इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। रिसेशन, फंड्स मूव अवे, स्टॉक मार्केट, डिस्कस करेंसी स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। अब जैसे इन्वेस्टर होता है ना, इन्वेस्टर ने देखा, अब मैं ये जैसे ही है इन्वेस्टर यहाँ खड़ा हुआ है, अब जैसे ही लेट सपोज इसराइल और फ़लस्तीन की वॉर शुरू हो गई, तो इन्वेस्टर ने जो है ना फ़ौरन से अपना पैसा निकाला और सेफली इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर दी। गोल्ड उस टाइम जो चला करता था, गोल्ड का जो नंबर था मैं यहाँ लिखता हूँ, गोल्ड उस टाइम 1800 पे होता था। आज गोल्ड जो है वो 3000 तक आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर कंडीशंस। इन्वेस्टर ने अपना पैसा गोल्ड में डालता गया, सिल्वर में डालता गया। सिल्वर भी आज तकरीबन इससे भी ज़्यादा नंबर्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से विद द टाइम गोल्ड ऊपर आता गया। जो उस टाइम जो गोल्ड था वो तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख पे था, ठीक है। आज जो है वो तकरीबन यही फिगर जो है वो 3 लाख पे पहुंच चुकी है, इससे भी ऊपर जा चुकी है। तो यही होता है कि जब इन्वेस्टर देखता है कि जो है मार्केट में हमारे पास सेफ हेवन अगेंस्ट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सडन मार्केट डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। तो जब भी सेफ हेवन में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसने इधर से पैसा उठाया, सारा सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट किया। हाई इन्फ्लेशन एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर हैव प्रिवेंट परचेजिंग पावर। जाहिर सी बात है, गोल्ड आपको पता है कि गोल्ड अगर सोल्ड आउट कर दिया जाए मार्केट में तो वो भी एक दोबारा जो है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है, ठीक है। सोल्ड आउट से मुराद ये कि नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ कि वो उसको ऐसे सेशन में और इन चीज़ों में परचेजिंग पावर में, जिस कंट्रीज़ के पास जितना गोल्ड है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो सब चीज़ों में काम आता है। ठीक हो गया जी, ये हमने बातें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, बैक टू इधर आ जाते हैं हम लोग, किधर गया, ये रहा। तो यहाँ जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था ना कि जो हमारा सेफ हेवन है गोल्ड है, वो इस तरीके से तराजू की तरह हमारा वो काम करता है। तो ये गोल्ड है और ये हमारा USD है जो हमारा पेयर था, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो चीज़ें जो मैं आगे स्किप कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन की रिलेटेड चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन करेंगे तो वो मैं आपको सारी चीज़ ज़रूर सिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अब हमारी मार्केट में जो ये 7.56 ट्रिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम आता है, ये कहाँ से आता है? ये हमारे पास बैंक्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दुनिया का हर बड़ा बिजनेस जो है वो इस फील्ड से मुंसलिक है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ कि किस तरीके से बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन एंड रिटेल ट्रेडर हब है जो सिंगल बंदा ट्रेड में पैसा इन्वेस्ट करता है। ओके,
रिटेल ट्रेडर किधर चला गया, एनालिसिस आ गया। ओके, market participants. Market participants, the forex market include a variety of entities, each playing a unique role in driving liquidity, setting exchange rates and influencing market sentiments. Here are the main groups. अच्छा, सेंट्रल बैंक्स आ गए, ठीक हो गया। They manage national monetary policies, regulate money supply, and often intervene in the forex market to stabilize or influence their currency value. ठीक हो गया, सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास कमर्शियल बैंक आ जाते हैं। एज द बैकबोन ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, दीज बैंक फैसिलिटेट लार्ज स्केल करेंसी ट्रांजेक्शन बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। दे ऑफन सर्व द मार्केट मेकर्स प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। वही बात है कि बड़े बड़े बैंक्स जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान में, तो यहाँ पे जो हमारे पास सारे बैंक्स हैं वो भी फॉरेक्स मार्केट में होते हैं, वो हमारी स्टॉक मार्केट में होते ही हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में लेट्स सपोज अगर हम गोल्ड की बात करते हैं ना, तो जैसे जो है बैंक्स गोल्ड बाय करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं सेकंड हमारे पास, ठीक है। ये एक ही कैटेगरी थी बैंक की, ऊपर भी और नीचे भी। ये आ जाते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर लार्ज इन्वेस्टमेंट फर्म्स दैट ट्रेड करेंसीज either to hedge risk or speculative purpose. Their large orders can significantly impact market trends. ठीक है, लार्ज ऑर्डर, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, ये पेंशन फंड, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, ये बहुत सारे पैसों का इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये फंड्स मैनेज करते हैं और बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। कॉर्पोरेट्स आ गई, मल्टी नेशनल कंपनीज engage in for to manage explore the currencies fluctuation, they often hedge against the। बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, ये भी इन्वेस्ट करती हैं मार्केट में, ठीक है। कॉर्पोरेशन मल्टी नेशनल, तो ये भी एक मार्केट में पैसा क्रिएट करती है। अच्छा, ये आ जाते हैं हम रिटेल ट्रेडर, इंडिविजुअल ट्रेडर मतलब अकेला ट्रेडर। पार्टिसिपेट्स वाया ऑनलाइन ब्रोकर, जैसे कि हम ब्रोकर यूज़ करते हैं, ठीक है। थ्रू स्मॉलर इन स्केल, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास उस हिसाब से पैसा नहीं होता। कंपेयर टू द इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स, जैसे कि वो रिटेल ट्रेडर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू मार्केट डायनामिक्स स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। अब हमारा जो मेरा कहना वो ये है जैसे लेट सपोज कि हमारे पास जो है वो इन तीनों जितना पैसा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि जो मूव ये तीन बना रहे होते हैं इन्हीं को देख के हम अपने जो है वो वे डिसाइड करते हैं और हम पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्रिएट करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देम बिकॉज। और दूसरी बात ये कि ये रिटेल ट्रेडर ये एक वाहिद बंदा है जो हर साल आ रहा होता है और हर साल जा रहा होता है, जबकि ये सालों और सदियों से बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। तो हम इनको फॉलो करके मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फॉलो करके एक अपना अच्छा अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं। इसकी मिसाल दी जाती है कि दरिया के साथ बह जाओ, इनके अगेंस्ट हम जाके तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि मार्केट में उस हिसाब का मूव क्रिएट कर सकें जो ये बाइंग और सेलिंग में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें बेहतरी होती है कि इनके साथ मिलके हवा के रुख के साथ जाओ और पैसा कमा लो, ठीक हो गया। हमें ये पता चल गया कि मार्केट में कौन वॉल्यूम लाता है, किस तरीके से लेकर आता है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट। अच्छा जी, कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडर्स की जो अब अभी तो हमने यहाँ पे ये देख लिया ना कि हम रिटेल ट्रेडर हैं। अब रिटेल ट्रेडर के अंदर भी 4 टाइप आ जाती है ट्रेडर्स की: डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग। ओके, हम आगे चले जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन चारों में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्कैल्पर्स। They operate on very short time frames, target small price moves with many trades. This approach generally requires a lower volume of capital since positions are small and trades are short-lived. स्काल्पर्स आसान अल्फाज में वो होता है मार्केट में बंदा जो फ़ौरन से घुसता है और फ़ौरन से निकल आता है, ठीक है। इसकी ट्रेड 1 से 5 मिनट तक चलती है, 1 मिनट से कम भी हो जाती है समटाइम्स, ठीक है। और ये हाई रिस्क ट्रेडिंग है, ठीक है, हाई रिस्क ट्रेडिंग है, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर आपको जिस तरीके से मुनाफा हो रहा है इस तरीके से नुकसान भी होता है। और होता ये कि वैसे असल में ये हमारे पास करते ये असल में हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको एक टाइम हो चुका है, लेकिन हमारे पास अलमिया ये कि नया ट्रेडर इसमें घुस के और अपना लॉस कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो बेस्ट
हमारे पास ये है कि नए ट्रेडर को डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं, और रिटेल ट्रेडर में सबसे ज़्यादा लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ऑल दो दे मेक मल्टीपल ट्रेड्स विद इन अ डे। अच्छा, डे ट्रेडर जो है वो एक दिन में ट्रेडिंग शुरू करते हैं और एक ही दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है, एक दिन से ज़्यादा नहीं करते। ऑल दो दे मेक मल्टीपल ट्रेड्स विद इन अ डे, ठीक है, एक दिन में। दे टिपिकली मैनेज रिस्क टाइटली बाय यूजिंग स्मॉलर पोजीशन रखते हैं, छोटा पोजीशन रखते हैं और अच्छी पोजीशन रखते हैं। देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ जनरली मॉडरेट। सही है, बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, काम चल जाता है, बट स्टिल ऑन द लोअर साइड कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब हम अगर बड़े टाइप ऑफ ट्रेडर्स को देखेंगे जो हफ्तों देते हैं, जैसे कि हमारे स्विंग ट्रेडर्स, अभी हम आगे जाते हैं उसके हवाले से, तो इसमें कैपिटल कम चाहिए, लेकिन ठीक है, एक नॉर्मल कंपेयर टू द कम ही होता है और एक मॉडरेट होता है। तो बेस्ट ट्रेडिंग टाइप यही है। सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर डे ट्रेडिंग ही करते हैं और हम भी यही करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, कई दफ़ा मार्केट जो है ना वो चौपी चल रही होती है साइडवेज, तो उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही बात है कि आपका तजुर्बा होना ज़रूरी है, क्योंकि अनाड़ी बंदा फिर नुकसान कर देगा, नया ट्रेडर जो है वो लॉस कर देगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स they hold positions for several days or weeks, which exposes to them overnight risk and require room for wider stop losses. This approach usually necessitates a higher volume of capital to comfortably absorb market fluctuation. अच्छा, जो भी एक दिन से ज़्यादा ट्रेड होल्ड करता है, कुछ सेवरल डेज या वीक्स तक सेवरल, तो वो स्विंग ट्रेडर्स की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको एक कैपिटल भी अच्छा चाहिए, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी बड़ा लगाना पड़ता है। स्टॉप लॉस जो ट्रेड आपकी लॉस पे ख़त्म हो जाए, टेक प्रॉफिट जिससे आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, तो उसमें ये भी बड़ा लगाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बड़ा अमाउंट रखना पड़ता है और ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस भी होता है। तो आप कम लॉट से इसके साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उसके लिए भी स्टिल आपको लॉट क्योंकि आपको पता है जैसे गोल्ड एक दिन में 30 से 40 पॉइंट की मूविंग करता है, तो अगर आपने हफ्ते के लिए ट्रेड छोड़नी तो आपका ये माइंड होना चाहिए कि कम से कम ही 100 पॉइंट की मूविंग आपको मिल जाएगी, नया नंबर भी शिफ्ट हो सकता है। तो वो इसलिए आपको अगर ट्रेंड को देखना है तो आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, पोजीशन ट्रेडर। इसकी पोजीशन ट्रेडर की सबसे अच्छी मिसाल वकार तक की होती है। चलें पहले पढ़ लेते हैं। फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स दिए, इससे भी ज़्यादा हो जाता है जो महीनों पर ट्रेड चली जाती है। फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, पोजीशन ट्रेडर्स फेस एक्सटेंडेड मार्केट एक्सपोजर पोटेंशियल विद सिग्निफिकेंट ड्रॉट, देयरफॉर दे जनरली नीड अ हायर वॉल्यूम ऑफ कैपिटल टू मैनेज दीज रिस्क। अच्छा, वकार दका साहब जो थे उन्होंने, जैसे मुझे याद है, 1800 से ट्रेड ली थी और 2170 पे ख़त्म की थी, तो उसमें जाने में एक बहुत टाइम लगा था, 2-4 महीने, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास, उन्होंने 2,000 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट नीचे जाने का भी अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ ही होगा। तो इस तरीके से जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं वो विद द टाइम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसके साथ स्कैल्पिंग भी कर रहे होते हैं। तो इस चारों टाइप में वो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग डे ट्रेडर से ही होती है, ठीक है जी। तो हमने अपनी चारों चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एनालिसिस मेथड्स। अच्छा, एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप कोई भी काम जब शुरू करते हैं, लेट सपोज आपने अपने घर से सुबह ऑफिस भी जाना है या कहीं और जाना है, तो आप उससे एक तजिया करेंगे, यार आज मैंने क्या कपड़े पहनने हैं, कौन सी रूट चूज़ करना है जिस पर ट्रैफिक कम हो, ऑफिस में जाके क्या काम करना है, सारी जो तजिया आपके दिन की रूटीन की जाती है वो आप एनालिसिस करते हैं ना। इसी तरीके से जो फॉरेक्स मार्केट पर एनालिसिस किया जाता है वो 3 तरीके का होता है, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट। अच्छा, ये क्या चीज़ें, हम इसको बेसिक में पढ़ लेते हैं। आई गेस ऊपर था जी, रही हाँ, ओके। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग एनालिसिस इज क्रूशल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एनालिसिस यूज बाय ट्रेडर। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। Fundamental analysis. This method focuses on economic, political, and financial factors that influences currency prices. Traders analyze economic indicators, central bank policies, and geopolitical events to predict the economic prices. अब इसमें क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि लेट सपोज ट्रम्प सदर बन गया तो अब गोल्ड जैसे 100 पॉइंट्स गिर गया था एक ही दिन में, और एक हफ्ते में 250 पॉइंट्स नीचे गिर गया था। तो ये सारे, क्योंकि जब गोल्ड, जाहिर सी बात है, ट्रम्प जो है इकॉनमी के लिए गुड समझा जाता था लास्ट टाइम, अभी तो खैर कुछ पॉलिसीज़ ऐसे रिजिड आ चुकी हैं कि उल्टा गोल्ड ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो चाइना पे जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वही चल एवरीथिंग।
कि वक्त और हालात के साथ चीज़ें चेंज होती थी। लेकिन जब जिस दिन ट्रम्प सदर बना था उस दिन मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिर गई थी, क्योंकि लास्ट 10 आवर में ट्रम्प की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी ग्लोबल उसके लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक हो गया। उसके अलावा जो वॉर्स होती हैं दुनिया में, जंगें चल रही हैं, जियो पोलिटिकल इवेंट्स हो गए, उसके बाद डीप सीक बन गया, ये वो सारी चीज़ें जो चार्ट्स, जो हम चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं, उसके अलावा जो बाहर जो भी दुनिया में चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती हैं। ये देखें, इंटरेस्ट रेट्स, गोल्ड पे जो शरह सूद लगती है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, ये भी एक हायर रेट्स अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स स्ट्रेंथनिंग द करेंसीज। अब जो होगा, इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा तो इन्वेस्टर जो है मार्केट पे सोचेगा कि यार मैं क्यों ना डॉलर पे इन्वेस्ट करूं। तो वो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस में आया था कि आपको एनालिसिस करना है कि इसने करना है कि नहीं करना है। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट्स, जाहिर सी बात है, हाई इन्फ्लेशन वीकन्स अ करेंसी, लो इन्फ्लेशन स्ट्रेंथन्स इट। तो जाहिर सी बात है बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इसका भी हमें पता रखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से करेंसी वर्क करे। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक लीड्स टू अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। जीडीपी जितनी मजबूत होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी होगी। एम्प्लॉयमेंट डेटा ये आता रहता है, नॉन फॉर्म पेरोल आता रहता है, इस तरीके से सारी जो न्यूज़ वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। जियो पोलिटिकल इवेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, देखें वॉर्स, इलेक्शंस, ट्रम्प का मैंने बताया, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया था। ठीक है, उस पर रेट्स हाई चले गए थे कि रशिया ने वो बंद कर दिया था। फ़लस्तीन इसराइल में इन्वेस्टर डर गया, उसने सारे पैसे सेफ हेवन गोल्ड पर डालना शुरू कर दिए। तो ये सारा जो भी एनालिसिस होता है ना, ये फंडामेंटल में आ जाता है। ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट करेंसीज। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, इफ यूएस फेडरल रिजर्व रेजेस इंटरेस्ट रेट द यूएसडी में स्ट्रेंथन अगेंस्ट अदर करेंसीज लाइक यूरोपियन यूनियन। ये एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर शरह सूद बढ़ जाएगा डॉलर पे तो वो और ताकतवर हो जाएगा यूरो और जीबीपी के। तो इस तरीके से जो एनालिसिस किया जाता है बाहर बैठ के, जो हम कर रहे होते हैं चार्ट्स को हटा के, जो वैसे ही ग्लोबल बात की जाती है, वो फंडामेंटल में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास टेक्निकल आ जाता है। बैटरी है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्निकल आ जाता है, दिस मेथड्स रिलाइज ऑन प्राइस चार्ट्स, पैटर्न्स एंड इंडिकेटर। जो भी चार्ट पे चीज़ें चल रही होती है ना, जैसे कि आप वो रेड कैंडल्स देखते हैं, ग्रीन कैंडल्स देखते हैं, उनके साथ इंडिकेटर्स अटैच होते हैं, वो सारे जो है वो टेक्निकल में आ जाते हैं, जो इनका बाहर से लेना देना नहीं होता। ठीक है। एंड इंडिकेटर्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, ट्रेडर्स यूज पास्ट प्राइस बिहेवियर्स टू फोरकास्ट ट्रेंड्स। अब इसमें जैसे RSI होता है, सपोर्ट पहले कि हम देख रहे होते हैं और उसको हम आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, यही टेक्निकल एनालिसिस होता है। की टूल्स इन टेक्निकल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है, इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स, ये सारे इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। MAs है, RSI है जिसे मैं बता रहा था ना आपको, और बॉर्डर, ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। फिबोनाची आ गया। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, अच्छा, इफ गोल्ड XAUUSD is near a strong resistance level, RSI overbought, a trader may look for sell opportunity। ये एक एग्जांपल दी गई है। जाहिर सी बात है आप फ्रेश ही या न्यू बंदे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, वरना अगर आप एज अ ट्रेडर हैं तो आपको देख के बात समझ में आ गई होगी कि ये RSI एक इंडिकेटर है जो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक हो गया। सेंटीमेंट एनालिसिस, दिस मैटर फोकस ऑन मार्केट साइकोलॉजी एंड ट्रेडर बिहेवियर। अच्छा, एक ट्रेडर का जो साइकोलॉजी चल रही होती है ना, जैसे मैं मार्केट देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे यहाँ लग रहा है ये हो जाएगा क्योंकि ये है, इस तरीके से हो रहा है, तो उसकी जो सारी बात होती है ना, जो हमारे दिमाग का सेंटीमेंट एनालिसिस होता है, वो भी मार्केट में काउंट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। देख रहे हैं आप, दिस मेथड फोकस ऑन मार्केट साइकोलॉजी एंड ट्रेडर बिहेवियर। ठीक है, जो ट्रेडर का, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड वेदर द मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर बुलिश और बेरिश। कि क्या लगता है कि जैसे अब लेट सपोज इंटरेस्ट रेट राइज हो गया तो जो ट्रेडर में एक सेंटीमेंट बन गया, वो सेंटीमेंट आ गया। की सेंटीमेंट इंडिकेटर्स कॉट आ गया, रिटेल सेंटीमेंट आ गया, फियर एंड ग्रीड आ गया। एग्जांपल, इफ 80% ऑफ ट्रेडर्स आर बाइंग एरो यूएसडी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये एक फर्दर एग्जांपल आए थे। अच्छा, विच एनालिसिस इज बेस्ट? फंडामेंटल, जो कि मुझे भी लगता है कि रियल ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस भी चलता है। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड न्यूज़ बेस्ड स्ट्रेटजीज। यार न्यूज़ हो ना हो, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ये है कि मार्केट चल वर्ल्ड वाइड फंडामेंटल पे ही रही होती है। चार्ट्स आर जस्ट इल्यूजन बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग। जाहिर सी बात है। सेंटिमेंट्स
सेंटिमेंट एनालिसिस हेल्प्स कंफर्म ट्रेड बाय अंडरस्टैंडिंग द मार्केट पोजीशन। पुराने दौर में सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस ही हुआ करता था, उसके बाद फिर ये कि टेक्निकल भी ज़्यादा हो गया, तो आज के दौर में टेक्निकल पे लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, फंडामेंटल पे देते नहीं, इसलिए लॉसेस कर रहे थे, हालांकि फंडामेंटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चल लेते हैं। ओके, ये रहा ट्रेडिंग सेशंस। और क्या रह गया, रिस्क मैनेजमेंट है, बस ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी मार्केट ट्रेडिंग मतलब पूरे दिन में किस तरीके से काम कर रही होती है। ये आ गया मेरे पास। ओके, ये रहा ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, इन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम फॉरेक्स मार्केट इज़ एक्टिव, वही 5 दिन चलती है और 24 घंटे चलती है विद मेजर 4 सेशंस। अब हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है वो पीर से जुम्मा चलती है, ठीक है, रात 2 से 3 बजे तक बस बंद होती है, बीच में 1 घंटा डेली, उसके बाद 5 दिन कंटिन्यूसली चलती है। सबसे पहले हमारे पास ओपन होता है सिडनी सेशन 3 बजे, ठीक है, ये रहा, जो कि 3 से लेकर 10 बजे तक चल रहा होता है, ठीक है, इसको सिडनी सेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेशन हो जाता है, ओपन हो जाता है, वो फिर एशिया हो जाता है 6 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। अब 3 बजे ये सिंगल मार्केट चल रही होती है, 2 मार्केट एट अ टाइम मिल के हमेशा चल रही होती हैं। जब 6 बजे ऑन हो जाती है तो दोनों का वॉल्यूम, मतलब दोनों कंट्रीज़ के जो ट्रेडर होते हैं, जो स्टॉक जो मार्केट्स होती हैं फॉरेक्स मार्केट, वो मिल के चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब 10 बजे हमारे पास जो है वो तकरीबन फिर ये बंद हो जाती है, हमारे पास सिडनी बंद हो जाता है 10 बजे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 बजे हमारे पास ओपन हो जाती है हमारे पास यूरो सेशन लंदन में मार्केट, ठीक है। 10 बजे यो प्री सेशन ओपन हो जाता है, 12 बजे से ये चलती है, फिर ये रात 10 बजे तक चलती रहती है। अब हमारे पास एशिया और लंदन मिल के चलना शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे पास ओपन हुआ सिडनी, सिडनी के बाद ओपन हुआ एशिया टोक्यो सेशन, टोक्यो के बाद हमारे पास हुआ यूरोप 12 बजे, ठीक है। और फिर हमारे पास चौथा जो हमारे पास द किंग ऑफ ऑल सेशन द यूएस, इसको हम लिख देते हैं किंग सेशन। किंग इस वजह से लिखते हैं कि भाई इसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, ट्रेडर्स का सबसे फेवरेट सेशन है और सबसे किलर सेशन भी ये, काफ़ी लोगों की ये ऐसी तैसी करके चला जाता है। लेकिन अगर देख के काम किया जाए तो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम इज़ मनी, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आप एक टाइम रुक के आराम से इस पर काम करें तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खैर, 5 बजे ये ओपन होता है और रात 3 बजे तक चल रहा होता है। रात को फिर 5 बजे के बाद 4 बजे जो है वो एशिया बंद हो जाता है और यूरो और फिर ये यूएस सेशन मिलके चलते हैं रात 10 बजे तक। 10 बजे यूरो बंद हो जाता है, फिर रात 3 बजे तक हमारे पास यूएस मार्केट चलती है, 3 बजे तक फिर मार्केट बंद हो जाती है, सॉरी 2 बजे, अब टाइमिंग चेंज हो गई है, 2 बजे हमारे पास बंद हो जाती है, 2 से 3 बंद रहती है, फिर 3 बजे मार्केट दोबारा ओपन हो जाती है, ठीक है। हाईएस्ट मार्केट वॉल्यूम, अच्छा ये तो खैर आगे जाके बात होती है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मार्केट 24 घंटे काम कर रही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मेजर ट्रेडिंग सेशन वही न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो। बेस्ट टाइम टू ट्रेड हमारे पास ये होता है कि हम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करें, जिसमें हमारे पास एशिया और यूरो मिल जाता है, वो एक अच्छा टाइम रह जाता है। यूएस को हम न्यू ट्रेडर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लॉसेस ट्रैप्स यूएस सेशन में हो जाता है बंदा ना। तो ये क्या हमारे साथ आप काम कर सकते हैं, बाद में आप प्रोफेशनल हो जाए तो इंशाल्लाह आप खुद भी काम करें। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट आप कोई भी काम करें तो आपको उसमें रिस्क मैनेजमेंट तो रखनी पड़ती है, ठीक हो गया। ये रहा, रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ वे ऑफ फॉर ट्रेडर्स टू प्रोटेक्ट देयर मनी फ्रॉम बिग लॉसेस, कि हमें अपने पैसे को बचा के चलना होता है, सही है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो समझें आप कैप्टन है अपनी आर्मी के और वो जो डॉलर्स हैं वो आपकी आर्मी है, ठीक है। तो आपने ये जंग लड़नी है जिसमें आपने आपको कभी लॉस भी होगा कभी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ये है कि आपने एग्जांपल ये जो थी, कट योर लॉसेस एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा के चलना होता है। अच्छा, it helps ensure that even if trade doesn't go as planned you won't lose too much of your capital। एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस रखें, उसमें अगर आपका हिट हो जाए तो आप बाहर हो जाए, ठीक है। हेयर द बेसिक
ओवरव्यू फॉर द न्यू स्टूडेंट्स के लिए ओवरव्यू है कि रिस्क मैनेजमेंट, ज़ाहिर सी बात है, देखें आप अपने घर से भी निकलते हैं हेलमेट पहन के जाते हैं ना, ठीक है, कि अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो आपका, अगर आपको चोटें भी लगें तो लेकिन आपकी जान बच जाए। तो इसी तरीके से हर जगह जो है वो रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसी तरह आपके ट्रेडिंग अकाउंट की भी रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट helps you decide in advance how much of your money you are willing to risk on a trade, कि मैं एक ट्रेड पे इतना पैसा मैं रिस्क करूँगा। दिस वे अ सिंगल लॉस वॉन्ट वाइप आउट योर इंटायर अकाउंट। ठीक है, हम इस पे एग्जांपल देते हैं कि 1/2 रेशो की हम एग्जांपल देते हैं कि अगर 1 रुपया मैं दूंगा तो 2 रुपये मैं लूँगा। अगर मैं 1% रिस्क करूँगा तो 2% कम से कम लूँगा, 3% उस 1% को चेंज नहीं करूँगा। अगर मेरा ये देखें यूजिंग अ स्टॉप लॉस, या आपने मेरे से पूरी इसमें सुना ही होगा, लेकिन मैं भी इसका मकसद समझाता हूँ। ठीक है, ओके। अ स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर दैट ऑटोमेटिकली क्लोजेज योर ट्रेड इफ द मार्केट मूव अगेंस्ट यू। दिस टूल हेल्प्स टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेज। अब यही होता है कि लेट सपोज अगर 1% में मैंने स्टॉप लॉस, एक बैरियर की तरह होती है, एक लाइन होती है ट्रेडिंग में, वो हिट हो गया तो बाहर हो जाऊंगा, वरना टेक प्रॉफिट ऊपर जितना भी चला जाए। तो लॉस में निकलना जो सीखता है वही असल ट्रेडर है। अगर मैंने पूरा अकाउंट दे दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। पोजीशन साइजिंग, लालच, खैर वो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इंशाल्लाह सीरीज़ बनाऊंगा, मैं भी उस पर काम चल रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। दिस मीन्स चूजिंग द राइट साइज फॉर ईच ट्रेड बेस्ड ऑन ओवरऑल द कैपिटल एंड रिस्क टॉलरेंस। ओके, स्मॉलर पोजीशंस कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लॉस। अब इसमें मिसाल ये कि लॉट साइज एक चीज़ होती है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास $100 है तो मैं पर ट्रेड पे इतना ही रिस्क करूँगा कि मैं $2, $3, $5 कर लूँगा। अगर मैं $10 एक ट्रेड पे दूंगा तो $10 पे अकाउंट ख़त्म हो जाएगा मेरा 10 ट्रेड्स में। ठीक है, तो यही होता है कि अपनी पोजीशन छोटी रखनी है, कि अगर मैं 10 का लॉट साइज खोल दूंगा तो वो 10 पॉइंट का ऐसा रखा, कहानी ख़त्म। तो छोटा रख के छोटा छोटा काम करके मैंने अपने अकाउंट के हिसाब से कमाना है। तो पोजीशन साइजिंग हर जगह मैटर करती है। अब आपके पास अगर $1000 का अकाउंट है तो आप 10 का लॉट साइज 0.10 का ही रख सकते हो ना। ठीक है, 20 का रख लोगे। लेकिन अगर मैंने $100 एक पॉइंट पे लगा दिए तो 10 पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये रूल सबके लिए सेम ही है कि हमने जो भी अकाउंट में हमारे पैसे हैं उसको हमने एक लिमिटेड छोटा प्रॉफिट एंड लॉस रख के चलना होता है। ठीक है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, following a risk management plan helps you stay disciplined. It prevents emotional decisions during stressful market movements. देखिए, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि सारा साइकोलॉजिकल काम है। अब ये स्टॉप लॉस से टेक प्रॉफिट जो सारी चीज़ें बताई जा रही है ना, ये आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करती हैं, क्योंकि आपसे खुद कभी भी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। स्टॉप लॉस आपको एकदम मार्केट से बाहर कर जाएगा, आपको इमोशनल बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे और वही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, it prevents emotional decisions during stressful market movements. तो यही है कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो, आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, थोड़ा सब्र करें, फिर नेक्स्ट डे काम करें, फिर नेक्स्ट डे काम करें। मैंने इस तरीके से 6-7 महीने काम किया, डेली लॉस प्रॉफिट, कभी आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, लेकिन आप मार्केट से बाहर हो जाए। जो अगर जंग लड़ने पे आ गया ना, या आज तू या मैं, तो मार्केट $7.6 ट्रिलियन पे चल रही है, आप तो कभी बच नहीं सकते। आप जैसे 100 लोग उसके रोज़ घाट चढ़ जाते हैं, 100 नहीं, 100 हज़ारों। तो ये है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ काम करें। लॉन्ग टर्म सक्सेस, वही वाली बात आ गई कि मुर्गी, वही बात है कि सोने की मुर्गी का है ना, सोचे मैं आज ही अंडा काट के आज इसको काट के सारे अंडे निकाल लूँ, तो आपको फिर एक ही दिन मिलेगा, उसके बाद मिलेगा ही नहीं। बाय मैनेजिंग रिस्क केयरफुली यू प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप हिफाजत करते हैं अपनी फ़ौज की, अपनी आर्मी की, आपके जितने डॉलर्स हैं। ठीक है, तो वो ये है कि मैं बताया ना, आप अपने सिर पे सलार हैं अपने अकाउंट के, allowing you to trade longer and learn from your experiences without heavy losses. तो ये है कि अपने आप ने प्रोटेक्ट, लॉन्ग टर्म सक्सेस का सोचना, अपने डॉलर्स को इजी इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो इसी में आपकी वो है कि वो मुर्गी को ना एक दिन काट के खा ले, अंडे कुछ भी नहीं निकलेंगे, आपका अकाउंट ही ज़ाया होगा। रोज़ खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो। वो आधी को छोड़ के पूरी के पीछे जाओगे तो आधी से भी जाओगे। वो मिसालें यहाँ बिल्कुल ठीक होती हैं। In essence, basic risk management is about being cautious with your trades and planning ahead to protect your money, which is key for long-term success in trading. अपने पैसे की हिफाजत ही आपको इस गेम में लॉन्ग रन लेके जा सकती है। इसका सिंपल सा मतलब यही है। ठीक हो गया जी, आगे चल देते हैं।
और बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसमें वह मेटा ट्रेडर है, ट्रेडिंग व्यू है, अच्छा चार्ट्स पैटर्न इंडिकेटर्स भी बताए जाते हैं इंशाल्लाह। फिर ये आप एप्लीकेशंस तो आप ज़ाहिर सी बात है जब हमें ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में सिखाऊंगा। बेसिक में इसकी अभी कोई नीड नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्या है क्या समझने में। ओके, इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ट्रेडिंग सिंस 5 years विद द मेंटोरशिप ऑफ 25 years। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से काम मैं ट्रेडिंग मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में कर रहा हूँ विद द मेंटोरशिप ऑफ 25 years। जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मैंने सीखी है वो 25 years से काम कर रहे हैं इस मार्केट में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ट्रेडर्स में उनका नाम आता है। बहुत सारी उन्होंने एक बेस ट्रेडिंग की खड़ी की है, बेसिक से ट्रेडिंग को जानते हैं। नॉट लाइक द यंग इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल मार्केट में आपको नज़र आ रहे हैं लोग कि उन्होंने बस जिसने काम किया नहीं हुआ तो आगे करने लग गया, बस इस तरीके से नहीं। प्रॉपर ट्रेडिंग की, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, लैक्स ऑफ डॉलर्स, लाखों डॉलर्स के अकाउंट ऑपरेट करते थे। हमने उनकी गाइडेंस में रह के सीखा अल्हम्दुलिल्लाह और एक ज़बरदस्त चीज़ सीखी, बाकी मार्केट सीखी ट्रेडिंग क्या चीज़ है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेयर ऑफ फॉरेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉरेक्स के हर पेयर पे काम किया है, ईच एंड एवरी पेयर पे काम किया। जिसके बाद मैंने गोल्ड को चूज़ किया क्योंकि मुझे वो एक कैची लगा अपने माइंडसेट के लिहाज से और इजी टू अंडरस्टैंड था। उसके बाद फिर मेरी जर्नी उस पर भी बहुत लंबी रही। मेजर एक्सपर्टीज इज इन गोल्ड, XAU USD एनालिसिस इज़ एक्यूरेट ऑलमोस्ट 90 to 95%। अच्छा, जो लोग ट्रेड अल्फा जोन हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत कम ही रेड डेज जाते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्यूरेसी एंड एक्टिवनेस जो है वो बहुत है। 90 to 95% हमारे सिग्नल्स हिट हो रहे हैं। जिसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारी ट्रेड अल्फा जोन का मार्च का है सिनेरियो, देख सकते हैं आप। मंडे ट्यूसडे बाय पोजीशन, एंट्री टारगेट 18 पॉइंट्स, 3.6 पॉइंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह डेली के बेसिस पे एक भी नहीं, दो तीन दफ़ा हमने सिग्नल्स दिए हैं टीम ने। सिग्नल्स क्या है, ये मैं एक कोई सिग्नल्स तो वो जो वही बात है कि कौन लोग दे रहे होते हैं, मैं ऊपर वापर एनालिसिस करके प्रोवाइड करते हैं, वो हिट भी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड पे इतनी मेरी है ग्रिप है और फॉरेक्स मार्केट पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस तो इस काम का हिस्सा है जी, जिसमें नुकसान नहीं हो, कारोबार ही नहीं है। उसके अलावा ये तो थी हमारी मार्च की, ये हमारी उसके अलावा भी है एक और उसकी है वीक की है, जिसमें आप ये अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि अच्छे प्रॉफिट सेट हुए हैं। ये हमारा ट्रेड अल्फा जोन टैस ठीक हो गया जी, ये हमारी प्रॉफिट लिस्ट आ गई, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा अच्छा चल रहा है, टीम अच्छा वर्क कर रही है, टीम टैस ट्रेड अल्फा जोन। ओके, obtain the apps which are not used by majority traders or they don't even know about it। अच्छा, ये दो ट्रेडर्स और दे डोंट इवन नो अबाउट इट से मेरा इस वजह से क्योंकि मैंने आज तक किसी ट्रेडर को बेसिक फंडामेंटल रूट कॉज पे जाके नहीं समझाते हुए, हर बंदा चार्ट खोल के बैठा हुआ है और चार्ट पे ही समझाया जा रहा है, उसको डेप्थ पता ही नहीं है। पता है तो शायद बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता पता है। यहाँ लोगों का कोर्स सेल करने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन कि सिखाने का। और हमारा जो लर्निंग प्रोसेस शुरू करने का रीज़न ये था कि एक इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर बन जाए जहाँ पे इजीली होके सीख सकें। क्योंकि मैं ये काम जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं, मैं तकरीबन ये काम 2022-2020 में फ़ी सबीलिल्लाह मैंने ग्रुप्स बनाए, मैं उस पर लोगों को ट्रेडिंग सिखाता रहा। लेकिन आपको पता है कि ये वर्क जो है वो सामने से बैठ के या फिज़िकल क्लासेस जिसे अरेंज करनी पड़ी, क्योंकि नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। और मैं कोई रटाया कोर्स बेच नहीं सकता था, उससे फ़ायदा नहीं होता ट्रेडर्स को, उनकी बेस क्रिएट नहीं होती। तो दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनी ऑफ द एप्लीकेशंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय द मैनी ऑफ द ट्रेडर्स वर्किंग इन द मार्केट एंड दे डोंट इवन हैव नॉलेज अबाउट इट कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इवन गोल्ड पे उनको ये भी नहीं पता है गोल्ड की बेस किस तरीके से काम करती है। गोल्ड एज अ करेंसी एंड कमोडिटीज़ तो बहुत वेज काम करता है। Okay. Okay. If you have any question and answers regarding this clip, this introduction, so you can ask me. I hope आपको समझ में आ गया होगा फॉरेक्स मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करती है। Each and everything I have made this video very detailed. And last but not the least,
आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ट्रेड अल्फा जोन। बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए बनाने के लिए और वीडियोज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट अपलोड करने के लिए। तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ट्रेड अल्फा जोन एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।